हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएएस पे। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, तो कल हमने ब्रेन के बारे पढ़ लिया था, है ना। ब्रेन के बारे कल हमने काफी चीजें पढ़ ली थी, इसके बारे भी पढ़ लिया था, है ना, कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, है ना। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फिर से 3 पार्ट्स, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम को क्या कहा जाता है? बुद्धिमत्ता का केंद्र कहा जाता है, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है ना। इसके बाद आता है थैलेमस और उसके बाद थैलेमस के बाद आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस 3 चीजें नियंत्रित करता है। 3 चीजें कौन सी 3 चीजें हैं? भूख, प्यास और तापमान। भूख, प्यास और तापमान, ठीक है। इन तीनों चीजों को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ध्यान रखेंगे, बीपीएससी में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। फिर आता है मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का क्या काम है कि जो रिलेट करता है फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को, ठीक है। फिर आता है हाइंड ब्रेन यानी कि पूर्ववर्ती मस्तिष्क, जहां पे फिर से 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक, क्लियर है ये बात? आगे चले हम लोग। सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब ये जो सेरिबेलम है इसको लिटिल ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिटिल ब्रेन यानी कि छोटा मस्तिष्क। और ये छोटा मस्तिष्क क्या करता है? आपके शरीर का बैलेंस यानी संतुलन नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। पोन्स क्या है? पोन्स एक ब्रिज की तरह है और ब्रिज क्या करता है? ब्रेन के अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करता है। और फिर आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जो क्या करता है? आपकी हृदय गति, श्वसन दर, वॉमिटिंग, हिकअप, है ना, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आगे चल रहे हैं। इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? इसके बाद, हाँ, यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। अब हम लोग बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे? स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें होती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरु रज्जु, ठीक। अब देखो, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रा में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि रीढ़ की हड्डी क्या है, मेरु रज्जु क्या है। यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप उस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना पड़े, ठीक है। एक पेन इमेजिन करिए, एक कलम देखिए, जिस तरह से कलम के अंदर आपके पेन की रिफिल जाती है, ठीक उसी तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। आपके पास क्या है? आपके पास 26 वर्टिब्रा है ना। आपके पास 26 वर्टिब्रा हैं। 26 क्या है? कशेरुक है ना। तो उन 26 वर्टिब्रा को एक पेन की तरह इमेजिन करिए, और जैसे पेन के अंदर रिफिल जाता है, ठीक उसी तरह वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी आपका मेरु रज्जु जाता है, ठीक है। ओके, यहां अगर आप देख रहे होंगे, ये जो आपको नजर आ रही है ये हड्डी है, और हड्डी के बीच ये जो हल्की ब्लू चीजें नजर आ रही है वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु, ठीक है। तो ये रहा ब्रेन, और ये ब्रेन के नीचे ये जो आप देख पा रहे हैं ये रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रा में अंतर है अर्चना, ये एक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी होती है, हड्डी की बनी होती है, ठीक है। यानी कितनी होती हैं? 26 होती हैं, और उनके अंदर क्या जाता है? उनके अंदर रिफिल की तरह आपका स्पाइनल कॉर्ड जाता है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड काम कहां पर आता है हमें। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और ये रिफ्लेक्स एक्शन शब्द जो था ये मार्शल हॉल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। अब बात समझते हैं कि ये एक्शंस हैं क्या, ठीक है। तो 3 तरीके के एक्शंस आप सबको याद करने हैं और समझने हैं। कौन से हैं वो 3 तरह के एक्शंस, 3 तरह के क्रियाएं? वॉलेंट्री, सबसे पहले देखेंगे वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री यानी कि ऐच्छिक, क्रियाएं। तो वॉलेंट्री एक्शंस यानी कि ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं? जो आप अपनी इच्छा से करते हैं, है ना। जो वॉलेंट्री करते हैं आप अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे बोलना, मैं चाहूं तो नहीं भी बोल सकती हूं,
है ना। नोट्स बनाना आप चाहे तो बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस क्या हैं, ये सारे एक्शंस क्या हैं आपके, ये सारे एक्शंस वॉलंटरी हैं यानी कि ऐच्छिक हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ आते हैं आपके इनवॉलंटरी एक्शंस। इसके अलावा क्या आते हैं आपके इनवॉलंटरी एक्शंस यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं। इनवॉलंटरी एक्शंस यानी कि आपकी अनैच्छिक क्रियाएं। और ये जो इनवॉलंटरी एक्शंस होती है ना, ये आपकी मर्जी के अधीन नहीं होती, आपका इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। क्या आप चाहेंगे कि आज आपका दिल नहीं धड़के तो आपका दिल नहीं धड़केगा? ऐसा नहीं होता, है ना। ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप सोचोगे नहीं आज तो मैं जो खाऊंगा उसका पाचन नहीं होगा, तो ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो जो क्रियाएं आपके हाथ में नहीं है, आपकी इच्छा के अधीन नहीं है, वो सारी कहलाती हैं इनवॉलंटरी यानी कि अनैच्छिक। और आपके शरीर के जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, वो कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो वो नियंत्रित करता है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा यानी हाइंड ब्रेन, जो पश्च मस्तिष्क है उसका हिस्सा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये कंट्रोल करता है आपकी अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक। अब इसके बाद तीसरे एक्शंस आपको जानने हैं, वो है रिफ्लेक्स एक्शंस। वो कौन से हैं? वो है रिफ्लेक्स एक्शंस यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो प्रतिवर्ती कौन सी क्रियाएं होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती वो क्रियाएं होती हैं जो आपका स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, प्रतिवर्ती क्रियाएं आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंडर होती हैं यानी कि आपके मेरुरज्जु के अंडर होती है। अब ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं क्या, तो समझते हैं। अचानक से आप गाड़ी चला रहे हो और एक बिल्ली आपके सामने से गुजरती है, तो आप तुरंत ब्रेक पर आपके पैर चले जाते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से अगर आपने कोई दूध का ग्लास पकड़ा है और आपको बहुत तेज गर्म लगता है, तो आप तुरंत उसको हाथ हटा लेते हो वहां से, ठीक है। तो ऐसी क्रियाएं जो करने के लिए आप सोचते नहीं हो, अपने आप हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता और अपने आप हो जाती हैं, उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। उन क्रियाओं को कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया। ध्यान रखेंगे इस बात का। और जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं ना, सब कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाली हूं रिफ्लेक्स आर्क के बारे कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है। ऑल्दो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर शुरू ही इससे हो रहा है, लेकिन मुझे लगा था कि पहले मैं आप लोगों को बेसिक समझा दूं, उसके बाद इस पर चलेंगे तो ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क कुछ नहीं है, रिफ्लेक्स आर्क दो तरीके के न्यूरॉन से बना हुआ है पहले तो, ठीक है, सेंसरी और मोटर। कल ही मैंने आपको, अगर कल की क्लास आप लोगों ने की होगी तो आज आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, है ना। कल हम लोगों ने क्या बात की? तो कल हम लोगों ने सबसे पहले बात किया था रिसेप्टर के बारे में, ठीक है, कि यहां पर भी रिसेप्टर्स होते हैं और एक न्यूरॉन होता है जो सेंसेशन को, जो भी हम महसूस करते हैं, यहां से हमारे ब्रेन तक लेके जाता है, जिसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन या संवेदक न्यूरॉन। और दूसरा न्यूरॉन जो ब्रेन से कमांड लेकर वापस आता है ना। दूसरा न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से कमांड लेकर वापस आता है उस जगह पर, जैसे कि हाथ हटाओ, ये दूध गर्म है, हाथ हटाओ, ठीक। चलिए, अब अगर ब्रेन का हम वेट करेंगे ना कि ब्रेन से कमांड आएगा, तब तक आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड इधर है, ब्रेन इधर है ना। तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचने में टाइम लग जाएगा, ठीक। इसीलिए होता क्या है कि जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? तो वो कंट्रोल करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यही स्पाइनल कॉर्ड है जो आपके सारे रिफ्लेक्स एक्शंस यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। देख रहे हैं, गर्म प्लेट पर हाथ गया, एक सेंसरी न्यूरॉन क्या किया? इंफॉर्मेशन लेकर गया स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड ने इंफॉर्मेशन दी, हाथ हटाओ, ठीक है। तो वहां पे न्यूरॉन्स के बीच संपर्क हुआ, जैसे आप बातचीत करते हैं वैसे न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं केमिकल्स के द्वारा, न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा, और ऑर्डर आया कि हाथ हटाओ,
है ना। न्यूरॉन से दूसरा ऑर्डर आया, दूसरे न्यूरॉन से क्या ऑर्डर आया कि हाथ हटाओ, ठीक है। यही चीज कहलाती है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक। हम इसको क्या नाम देते हैं, ध्यान से समझेंगे, हम इसको नाम देते हैं रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क, है ना। रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या चीजें हैं, रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या चीजें हैं उनके बारे जानेंगे। सबसे पहले तो एक न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, वहां पर स्पाइनल कॉर्ड है, और दूसरा न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे दूसरी स्लाइड पे लिखती हूँ, यहाँ पे एनिमेशन चल रहा है, दूसरे स्लाइड पे लिखती हूं इसको। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या चीजें हैं, तो रिफ्लेक्स आर्क में सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन है। सबसे पहले क्या है, सेंसरी न्यूरॉन यानी कि संवेदक न्यूरॉन। दूसरी चीज क्या है, फिर आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद तीसरी चीज कौन सी आती है, तीसरी चीज आती है मोटर न्यूरॉन। तीसरी चीज कौन सी आती है, तो आपकी तीसरी चीज आ गई यहां पर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो इन चीजों से मिलकर आपका रिफ्लेक्स आर्क बनता है। इन सारी चीजों से मिलकर आपका रिफ्लेक्स आर्क बनता है। आर्क का क्या मतलब है, एक पूरा का पूरा इस तरह से, है ना, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क समझ में आया है सभी को? जल्दी जल्दी बताएंगे, बहुत बहुत जल्दी से, फटाफट से बताएंगे। मोटर न्यूरॉन जो क्या ऑर्डर देगा, हाथ हटाओ, ठीक। मोटर की तरह काम करता है, जैसे आप मोटर की तरह हाथ हटा देते हैं वैसे ही। क्लियर है? रिफ्लेक्स आर्क जल्दी जल्दी बताएंगे सारे लोग, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब यस, डन है, क्लियर है, ग्रेट, गुड, ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं फिर। ये बात किसकी थी, ये कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की थी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में हमने इतनी चीजें समझी। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कि क्या इस तरह की कोई चीज प्लांट्स में भी है कि नहीं, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, प्लांट्स की अगर आप बात करें, सबसे पहले तो आप देखो, मैं आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स पहले बताऊंगी, बेसिक वर्ड्स, उसके बाद आपको ये चीजें समझ में आएंगी। देखिए, एक वर्ड मैं लिख रही हूं और मैं उसका मतलब आपको समझा रही हूं। फोटोट्रॉपिज्म। फोटो शब्द का क्या मतलब है, फोटो शब्द का मतलब है लाइट। फोटो मींस लाइट। फोटो शब्द का मतलब क्या है, लाइट यानी कि प्रकाश। ट्रॉपिज्म का क्या मतलब है, मूवमेंट। मूवमेंट यानी कि गति या चाल, ठीक है। मूवमेंट यानी कि गति या चाल, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्या है, ये जड़ है। आप सबको पता है पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के नीचे रहता है वो जड़ के नाम से जाना जाता है ना। सनलाइट ये रही, जो सूर्य की प्रकाश है वो ये रही, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। लाइट यहां पर है और ये रहा रूट यानी कि जड़, और ये रूट किस दिशा में बढ़ रहा है, ये रूट जब भी बढ़ता है तो हमेशा नीचे की ओर जाता है ना। जब भी कोई चीज बढ़ती है, स्पेशली रूट अगर है, तो रूट और गहरा हो जाएगा, जड़ें और गहरी हो जाएंगी। यानी कि रूट अगर ग्रो होगा तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि रूट पनप कर ऊपर हो जाएगा, नहीं। रूट जो है, रूट हमेशा क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, है ना, नीचे की ओर जाएगा। जड़ जो होगा वो और गहरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रूट नीचे की तरफ जा रहा है, सन इधर ही है ना, सूर्य इधर ही है। तो दोनों का मूवमेंट क्या है, दोनों का मूवमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि विपरीत है। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, कि रूट क्या है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, है ना। क्योंकि सन यहां पर है, रूट नीचे की ओर जा रहा है, दोनों चीजें उल्टी दिशा में जा रही हैं, नेगेटिव जा रही हैं। इसीलिए रूट्स क्या हैं, पॉजिटिवली
फोटोट्रॉपिक, सॉरी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक, समझ गए सब, अग्री करते हैं मेरे से? चलिए एक और दूसरा शब्द देखते हैं, जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक या जियोट्रॉपिज्म। जियो शब्द का मतलब क्या है? अर्थ, भू, धरती, जमीन, जो भी मान लो, ठीक है। ट्रॉपिज्म शब्द का मतलब क्या होता है? फिर से मूवमेंट, गति या चाल। इधर की तरफ धरती भी है ना, और इधर की तरफ रूट भी बढ़ रहा है, तो क्या मैं कह सकती हूं कि रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है? क्योंकि इसी तरफ धरती भी है, इसी तरफ जड़ भी बढ़ रहा है ना, तो रूट क्या है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है कि नहीं? सब मानते हैं मेरी बात को? अब आ जाइए स्टेम पे। ठीक, स्टेम क्या होता है? पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के ऊपर होता है, वो है स्टेम, यानी कि तना। स्टेम का क्या लिखेंगे? यही दोनों चीजें हम स्टेम के लिए क्या लिखेंगे, है ना? अगर स्टेम या तने की बात करें तो यही दोनों चीजें हम स्टेम के बारे क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि जो स्टेम है, जो आपका तना है, वो क्या हो रहा है? वो और सूर्य की रोशनी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। यानी क्या है? यानी कि दोनों चीजें क्या है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। दोनों चीजें क्या हैं? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, दोनों चीजें क्या है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक, क्लियर है ये वाली बात? जियोट्रॉपिज्म क्या कहोगे? जियोट्रॉपिज्म क्या कहोगे? तो आप सबको पता है कि जियोट्रॉपिज्म जो है ये उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि जियो इधर की तरफ है, स्टेम इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। फटाफट से बताएंगे क्या आपको समझ में आ गया है? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बशर्ते आपको ये चीज पता हो तो। जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, बहुत इजी। अगर आप शब्दों को तोड़ के समझें तो कुछ लॉजिक कुछ भी नहीं है, बहुत कॉमन सेंस की चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, फटाफट से बताएंगे तो आगे चलूंगी अभी। ओके, क्लियर, गुड। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाती हूं, है ना। ट्रॉपिज्म शब्द का मूवमेंट का मतलब है मूवमेंट। ठीक, चलो देखो। फोटोट्रॉपिज्म समझ गए सब लोग? सनलाइट आ रही है और ये देख रहे हो, ये क्या हो रहा है? ये जो स्टेम है, तना है, ये सूर्य की तरफ जा रहा है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और रूट अंदर की तरफ जाएगा, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, हो गई बात। जियोट्रॉपिज्म भी समझ गए। अब देखेंगे यहाँ पे होता क्या है। एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है, जैसे ह्यूमंस में हार्मोन्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स में भी हार्मोन्स हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन, एक प्लांट हार्मोन का नाम क्या है? उसका नाम है ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन कहां पर बनता है? जैसे मान लीजिए कि धूप आ रही है ना, इस वाले तने के इस वाले हिस्से को बहुत ज्यादा धूप मिल रही है, डायरेक्ट इसको सूर्य की रोशनी मिल रही है। ठीक है, लेकिन उससे विपरीत यहां पर जो साइड है, यहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही है ना, यहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही। तो जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही, स्टेम यानी तने की उस जगह जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही, वहां पे ऑक्सिन जो एक प्लांट हार्मोन है बहुत अधिक मात्रा में बनता है। ठीक है, आप सबको पता है आपकी हाइट जो है वो ग्रो हो गई है। ठीक है, जो हाइट आपकी ग्रो हुई है वो किस वजह से हुई है? क्योंकि आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन नाम का एक हार्मोन है। ठीक उसी तरह प्लांट्स में ऑक्सिन नाम का एक क्या है? एक हार्मोन है। जो काम आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन करता है, वही काम प्लांट्स की बॉडी में कौन करता है? ऑक्सिन करता है। ठीक है, वही काम प्लांट्स की बॉडी में ऑक्सिन कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जिस दिशा में, जिस जगह पे सन की रोशनी कम मिलेगी, वहां पे ऑक्सिन ज्यादा बन जाएगा, और इसी वजह से प्लांट जो होगा वो इस डायरेक्शन, इस दिशा में झुक जाएगा।
ठीक है, यही लाइन आपकी एनसीईआरटी आपको एक्सप्लेन करती है जो आप कंफ्यूज होते हो जहां पे। ठीक है, चलिए, तो ये वाली चीज समझ में आ गई, फोटोट्रॉपिज्म समझ में आ गया, जियोट्रॉपिज्म समझ में आ गया। अब आ जाइए हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर मैं शब्द लिखूं हाइड्रोट्रॉपिज्म तो बता पाओगे मतलब? कहां लिखूं? ब्लैंक स्लाइड पे लिखती हूं, है ना, ब्लैंक स्लाइड पर लिखती हूं। अगर मैं वर्ड लिखूं हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो इससे आप क्या समझेंगे? हाइड्रो शब्द का मतलब क्या है? पानी या जल, और ट्रॉपिज्म शब्द का मतलब क्या है? मूवमेंट या चाल। हाइड्रोट्रॉपिज्म शब्द का क्या मतलब होगा? पानी के तरफ। और पानी कहां होता है? पानी होता है जड़ के पास, है ना। पानी कहां पर होता है? जड़ के पास पानी होता है ना। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब भी समझ गए, ठीक है। वाटर के डायरेक्शन में, एक सेकेंड, ये देखिए, ठीक है। तो जड़ किस में जाएगी? जड़ जा रही है वाटर के डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। और ये कहां जाएगा? स्टेम कहां जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया, बहुत बहुत बढ़िया। फ्लावर्स क्या शो करते हैं? आपको मैंने पॉलिनेशन समझा रखा है, परागन समझा रखा है, ठीक है। जैसे ही पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण आते हैं, कहां से कहां पे? हाँ, जो परागकण हैं जो आते हैं आपके पराग कोश यानी एंथर से कहां पर? स्टिग्मा में आते हैं। ये डायग्राम अगर आपको याद हो, पहली, दूसरी या तीसरी क्लास में ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यही चीज कहलाती है पॉलिनेशन। ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। पॉलन ग्रेन्स जब एंथर से स्टिग्मा पर आते हैं तो उस चीज को पॉलिनेशन या परागण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद एक लंबी सी ट्यूब जाती है इस पॉलन ग्रेन को ओवरी तक लेकर, इस पॉलन ग्रेन यानी परागकण को ओवरी तक लेकर। यही चीज कहलाती है कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। यही वाली चीज किस नाम से जानी जाती है? कीमोट्रॉपिज्म के नाम से जानी जाती है। सिंपल एंड बहुत इजी। चलिए, एक लास्ट देखिए, ये वाला, इसका मतलब क्या है? थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म कुछ क्रीपर्स होते हैं जिनकी तने बहुत कमजोर होती हैं, जो अपने तनों के बल पर आगे बढ़ नहीं सकते। तो क्या करते हैं? तो वो दूसरे पेड़ के तने पर डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। दूसरे पेड़ के तने पर निर्भर रहते हैं और उसी के अराउंड कॉइल कर मुड़कर अपना लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। यही चीज कहलाती है थिग्मोट्रॉपिज्म, यानी कि जहां पे भी सपोर्ट मिल रहा है उस सपोर्ट को लेकर उसी दिशा में आगे बढ़ जाना किस नाम से जाना जाता है? थिग्मोट्रॉपिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी दिशा में लेकर आगे बढ़ जाना किस नाम से जाना जाता है? थिग्मोट्रॉपिज्म के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ये वाली बात? डन है, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, लास्ट अब हम आते हैं प्लांट हार्मोन्स पे। अब हम आखिरी किस पे आ रहे हैं? प्लांट्स हार्मोन्स पे। एनिमल के हार्मोन्स भी इस चैप्टर में दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दो चीजें कंट्रोल करता है, आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, है ना। नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ा दिया। अब एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन्स, और हार्मोन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैं प्लांट्स ही डील कर रही हूं क्योंकि अगर आपको याद हो तो एनिमल हार्मोन्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। एनिमल हार्मोन्स जो है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। जो प्रीवियस क्लास की आपको एनसीईआरटी कराई थी उसमें एनिमल हार्मोन्स बहुत हद तक हम लोगों ने कवर कर लिए थे, ठीक है। तो प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन्स को हम नाम देते हैं फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन्स। फाइटो शब्द का मतलब क्या होता है? फाइटो शब्द का मतलब ही है प्लांट्स यानी कि पादप, और हार्मोन का मतलब तो हार्मोन है ना। तो फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं आपके प्लांट के हार्मोन्स। अब ये प्लांट हार्मोन्स दो कैटेगरी में हमने बांट दिए हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं यानी कि स्लो डाउन करते हैं, ठीक है। जो हार्मोन्स
प्लांट्स के ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, हम उनको कहते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, जो क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रमोट करना किसी चीज को मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना, और किसी चीज को इनहिबिट करना, इनहिबिट का मतलब है रोकना, किसी चीज को रोकना, यानी पौधे की वृद्धि को रोकना और पौधे की वृद्धि को क्या देना, बढ़ावा देना। तो 3 हार्मोन हैं जो पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं और बाकी 2 हार्मोन हैं जो पौधे की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, कौन से 3 हार्मोन हैं जो ग्रोथ प्रमोटर हैं, यानी पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं? वो 3 हैं। सबसे पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन। ठीक है, अब मैं सब आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रही हूं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। यहां पर मैं सब आपको यहां पर एक्सप्लेन कर रही हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सिन की। ऑक्सिन, ऑक्सिन मैंने आपको बता दिया, जो काम आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन कर रहा है वही काम प्लांट की बॉडी में कौन करता है, वही काम प्लांट की बॉडी में ऑक्सिन कर रहा है। ठीक है, यानी ऑक्सिन क्या कर रहा है, पौधे के ग्रोथ में सहायक बन रहा है, पौधे का ग्रोथ कर रहा है, पौधे की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सिन क्या है, इंक्रीजेस ग्रोथ, ग्रोथ में के लिए जिम्मेदार है, पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, पहला है ऑक्सिन। दूसरा लिखेंगे, दूसरा क्या है? ठीक है, तो दूसरा हार्मोन या दूसरा ग्रोथ प्रमोटर, उसका नाम है जिबरेलिन। उसका नाम क्या है, जिबरेलिन। उसका नाम क्या है, जिबरेलिन। ठीक है, ये बीजों के अंकुरण में मदद करता है। जी से जिबरेलिन एंड जी से जर्मिनेशन, ऐसे याद रखेंगे, जी से जिबरेलिन एंड जी से जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब क्या है, बीजों का अकुरना, बीजों का अकुरना। तो बीजों के अकुरने में, अंकुरण में मदद करता है जिबरेलिन। साथ ही साथ थोड़ा सा पौधे का ग्रोथ ये भी करता है, फ्लावरिंग थोड़ा करना यानी फूलों के खिलने में भी मदद करता है। तो ये सब काम करता है जिबरेलिन हार्मोन। तीसरा जो हार्मोन हम पढ़ेंगे, जो प्लांट हार्मोन है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है साइटोकाइनिन। उसका नाम क्या है, उसका नाम है साइटोकाइनिन। और ये साइटोकाइनिन क्या करता है, याद रखेंगे, सी फॉर साइटोकाइनिन एंड सी फॉर सेल डिविजन, यानी ये कोशिका का विभाजन करता है ना। प्लांट्स में कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन करने का काम किसका है, साइटोकाइनिन का है। ठीक है, पर साइटोकाइनिन हमेशा सेल डिवीजन जो करता है ना, वो ऑक्सिन के साथ करता है। तो सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। ठीक है, तो जो ये कोशिका विभाजन का कार्य है वो करता है साइटोकाइनिन, किसके साथ, ऑक्सिन के साथ। तो ये तीनों किस में मदद करते हैं, प्लांट के ग्रोथ में मदद करते हैं, पौधे की वृद्धि में मदद करते हैं। ठीक है, फाइन। अलग अलग रूप में पाया जाता है राशि, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो एक फॉर्म है इसका ऑक्सिन का। ठीक है, कुछ नेचुरल भी होते हैं, कुछ सिंथेटिक भी होते हैं, तो अलग अलग रूप होते हैं ऑक्सिन के। ठीक, चलिए 3 ये हो गए। अब आइए 2 हम बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स की, यानी कि जो प्लांट के ग्रोथ को रोकते हैं, जो प्लांट के ग्रोथ को रोकते हैं। और जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं उनमें हम कौन सा नाम लेंगे, सबसे पहले जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं उसमें पहला नाम है एब्सिसिक एसिड का। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक एसिड जो है, एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल जो है, ये क्या करता है, तो ये पौधे के ग्रोथ को रिटार्ड करता है, यानी पौधे के रूप के ग्रोथ को क्या करता है, कम करने का काम करता है। ठीक है, उल्टा काम करता है। इसको हम एंटी ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। एंटी ग्रोथ हार्मोन, एंटी जीएच यानी कि एंटी ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन के बिल्कुल विपरीत काम करता है, एंटी ग्रोथ हार्मोन भी है ये। ठीक है, लेकिन ये एब्सिसिक एसिड अच्छा है, क्यों? क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट्स को हेल्प करता है कि वो सूखे कंडीशंस में रह सकें।
ठीक है, सूखे कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए डेजर्ट प्लांट को हेल्प करता है, इसी वजह से इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, प्लांट्स का स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, प्लांट्स का स्ट्रेस हार्मोन। ठीक, और आखिरी प्लांट हार्मोन जो आप पढ़ेंगे वो है इथाइलिन। इथाइलिन याद रखेंगे, एब्सिसिक एसिड ऐसा एकमात्र हार्मोन है जो एसिडिक है यानी अम्लीय है। एकमात्र ऐसा हार्मोन जो अम्लीय है वो है एब्सिसिक एसिड। ओके, और एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है वो क्या है, वो है इथाइलिन। ओनली गैसियस हार्मोन, ओनली गैसियस हार्मोन। एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है इथाइलिन। उसका नाम है इथाइलिन। क्या करता है ये फलों के पकने के लिए जिम्मेदार है ना। प्राकृतिक रूप से फलों के पकने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इथाइलिन जिम्मेदार है। ओके, नेचुरली प्राकृतिक रूप से फलों के लिए जिम्मेदार कौन है, वो है आपका इथाइलिन। तो प्राकृतिक रूप से फलों का पकना, प्राकृतिक रूप से फलों का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इंग्लिश में कहें तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स नेचुरली, दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फलों के पकने के लिए कृत्रिम रूप से कौन जिम्मेदार है, कृत्रिम रूप से कौन जिम्मेदार है, तो ध्यान रखेंगे एसाइटिलीन। एसाइटिलीन जो है वो आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, आर्टिफिशियल राइपनिंग यानी कृत्रिम रूप से जो इंजेक्ट किया जाता है पौधों में, फलों में, ताकि वो जल्दी से पक जाएं, ताकि वो जल्दी से पक जाएं, वो है एसाइटिलीन। ठीक है, तो ये 5 प्लांट हार्मोन हैं जो आप सबको जानने हैं। ठीक है, तो ये 5 प्लांट हार्मोन जिसमें कि पहले 3 क्या करते हैं, पौधे की ग्रोथ को, वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, और आखिरी 2 क्या करते हैं, पौधे के ग्रोथ की कमी को कम करते हैं। ठीक, चलिए यहां पर आपको और क्या क्वेश्चंस पता होने चाहिए जो डायरेक्ट यहां से आ सकते हैं। एकमात्र ऐसा हार्मोन जो एसिडिक रूप में है, एब्सिसिक एसिड। एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में है, इथाइलिन। ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूं ओनली एसिडिक हार्मोन। ओनली एसिडिक हार्मोन क्या है आपका, एब्सिसिक एसिड। एंड ओनली गैसियस हार्मोन, ओनली गैसियस हार्मोन, एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में है वो क्या है, वो है इथाइलिन। ठीक है, अब इसके बाद और क्या सवाल आपके बनते हैं। सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन, है ना। साइटोकाइनिन यानी कि सेल डिवीजन जो है वो, साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिवीजन में काम करता है। जी से जिबरेलिन, जी से जर्मिनेशन, जर्मिनेशन यानी बीजों के अंकुरन के लिए जिबरेलिन जिम्मेदार है। और ऑक्सिन जो आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन काम करता है, वो काम पौधों में कौन करता है, ऑक्सिन करता है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए हैं तो एनसीईआरटी भी हो गई और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल की भी तैयारी हो गई प्लांट हार्मोन से रिलेटेड। ठीक है, कि आप सबको ये बात समझ में आई है, फटाफट से बताएंगे क्या ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं। यस, गुड। चलिए, तो इसके साथ आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, जो एनिमल के हार्मोन्स है मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर इसके साथ ओवर होता है। लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये दोनों ओवर हो गए। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया और सबको यहीं का यहीं याद भी हो गया है। ठीक है, तो हम लोग कल से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। जिन लोगों को क्लियर हो गया, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अभी याद हो गया तो अभी ही इसके नोट्स बनाकर रख लीजिएगा, है ना। आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो क्लियर है, ओके। चलिए ठीक है, फिर अब हम लोग कल मिलते हैं और कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।